गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का विधान भाग का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं सिल्वर वेडिंग, जिनके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इसमें हमें बताया गया था कि हमारे पोएम के जीवन परिचय आते हैं, गद्यांश के नहीं आते हैं, विधान भाग के, लेकिन इसमें से हमारे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो जरूर आ जाते हैं। तो हम इसका जीवन परिचय करेंगे तो इसमें हमारे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो करते हैं कि पहले मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय करते हैं। श्री मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 9 अगस्त 1933 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। 9 अगस्त 1933 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था इनका जन्म। वे हिंदी साहित्य के एक कथाकार, व्यंग्यकार, संपादक, पत्रकार तथा दूरदर्शन धारावाहिक लेखक के रूप में परिचित हैं। यानी कि मनोहर श्याम जोशी हैं, वह कहते हैं कि एक बड़े कहानीकार भी माने जाते, पत्रकार माने जाते हैं, एक संपादक आदि के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ के विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में साहित्यिक जगत में प्रवेश भी दिया था। यदि हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जैसे आता है कि साहित्य संपादक के रूप में साहित्यिक जगत में प्रवेश कौन सी पत्रिका को दिया गया था? कौन सी पत्रिका का सहायक है? दिनमान पत्रिका थी। वे साहित्यिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन करने लगे। सन 1984 में उन्होंने दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कब? 1984 में दूरदर्शन से प्रकाशित होने वाले हम लोगों व धारावाहिक का लेखन किया था। आम लोगों में यह धारावाहिक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा लिखित पटकथाओं पर बुनियादी हमराही, कक्का की कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आदि लोकप्रिय धारावाहिक बने हैं। सन 2006 ईस्वी में साहित्यकार का निधन हो गया था। आते हैं कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1933 में। कहाँ पे हुआ? अजमेर में हुआ था। इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? लखनऊ के विश्वविद्यालय से। किस पत्रिका के संपादक के रूप में रहे? दिनमान। और दूरदर्शन से प्रकाशित होने वाले हम लोग धारावाहिक का लेखन कब किया गया था? 1984 में। इनका निधन कब हुआ था? 2006 ईस्वी में इस साहित्यकार का निधन हो गया था। आती फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कहानी संग्रह इनका कुरु कुरु शुहा, कसम हरिया, अर्जुन की हैरानी या हम जात क्या आदि। यदि आता है कसम हरिया, किस लेखक की का कहानी संग्रह है? तो अब आपने बताना है कि मनोहर श्याम जोशी का है। आता है व्यंग्य संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, कैसे किस्साबों, मंदिर घाट की पीढ़ियां, टाटा प्रोफेसर आदि हैं। साक्षात्कार संग्रह क्या है इनकी? बातों बातों में 21वीं सदी, संस्मरण, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मन तथा उड़ती नजर आदि हैं। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं बतानी आपने कि मनोहर श्याम जोशी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भी माने जाते हैं। उन्होंने असंख्य कहानियां, व्यंग्य लेख, साक्षात्कार, दूरदर्शन आदि के धारावाहिक भी माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक समस्याओं पर अपने मौलिक विचार भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में उत्पन्न खाई की ओर एक संकेत भी किया है। इन्होंने संयुक्त परिवार कहानी में टूटकर बिखर रही हैं। व्यंग्यात्मक लेखों में उन्होंने आज राजनीतिक तथागत साहित्यकार व सामाजिक राजनेताओं पर भी व्यंग्य उन्होंने किया है। फिर इनकी भाषा शैली की मनोहर श्याम जोशी की भाषा शैली सहज व सरल मानी गई है। अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने वाक्य के पूरे वाक्य का प्रयोग भी कर देते हैं। इनकी भाषा पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल भी कही जा सकती है। दिनमान पत्रिका है। उन्होंने पूर्णतः साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया है कि व्यंग्य लेखकों में व्यंग्य इस पाठ की भाषा शैली सहज व सरल मानी जाती है। इसके बाद में इसका सार करते हैं।
इनमें इनकी लेखक जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, वे कहते हैं कि जब इनकी शादी को 25 साल हो जाते हैं तो अपनी शादी की सालगिरह मनाती हैं 25 साल पूरे होने के बाद। और वहाँ पर उसके किस प्रकार से वह उसके ऑफिस में उसके ऑफिसर वगैरह जो उसे पार्टी वगैरह के लिए कहते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। सिल्वर वेडिंग यानी कि इनकी शादी को 25 साल हो जाते हैं, उसकी एक प्रमुख कहानी है। इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर VDT यानी कि यशोधर पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें यशोधर बाबू के बारे में बताया गया है मनोहर श्याम जोशी जी कि यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिर फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। वह कहते हैं कि यशोधर बाबू जो होते हैं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वह कहते हैं कि उनके समय अनुसार करते हैं कि जब 5:30 का समय होता है तो वो अपनी सभी फाइलों को क्या करते हैं, एक लाल फीते में बांध देते हैं। वह कहते हैं आज का जो काम होता है वो पूरा हो गया है, यानी कि छुट्टी का समय हो जाता है। यशोधर बाबू ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ की छुट्टी का समय उनका कितना है, 5:30 बजे का है। तो उसमें अपनी सभी फाइलों को क्या करते हैं, लाल फीते से बांध कर रख देते हैं। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। वह कहते हैं कि यानी कि यशोधर बाबू से नीचे जो उनके नौकर चाकर जो होते हैं, वो जो काम करते हैं, वह कहते हैं कि केवल यशोधर बाबू की वजह से वो क्या करते हैं, 5 बजे तक उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि वह उससे पहले नहीं जा सकते। लेकिन यशोधर बाबू जी का जब कार्य खत्म होता है, वह नौकर भी उसके बाद ही अपने घर जाते हैं। वह कहते हैं दफ्तर में बैठने के लिए वो नौकर चाकर भी मजबूर हो जाते हैं। उनकी यह आदत है कि वे किसी बात को लेकर अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजन बात जरूरी करते हैं। वह कहते हैं उनकी एक आदत भी है किसकी, यशोधर बाबू की, जब वे बैठे बैठे उनके कर्मचारियों की जो नौकर होते हैं वह थक जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वे अपने नौकरों की थकान को दूर करने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे उनका मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन पूर्वक हंसी मजाक की जो बात होती है वो करते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद यानी कि किसंदा पांडे से परंपरा में मिली है। वह कहते हैं कि यशोधर बाबू को यह आदत किससे मिली है, अपने किसंदा से मिली है, क्योंकि किसंदा जो बाबू थे वो भी क्या करते थे, इनकी तरह किसंदा इनके दोस्त होते हैं जिन्होंने इनका बहुत साथ दिया था। वह कहते कि वो भी ऐसे चाहे दुख सुख आदि जो परिस्थितियाँ होती थी, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराते ही नजर आते हैं। वह कहते कि ये तो केवल उनकी परंपरा से ही मिली है, उन्हें अपने किसंदा से। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति है। यानी कि यशोधर बाबू कोई भी कार्य करते हैं वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत व लगन से करते हैं। कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलती बात को भी वे हंसी में उड़ा देते हैं। यशोधर बाबू क्या आते, छोटे छोटे जो कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की यदि कोई गलती होती है तो उनकी गलती को वे क्या करते हैं, हंसी मजाक में डाल देते हैं। उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, यानी कि वे दफ्तर की घड़ी में जब 5 बजे होते हैं, 5:05 ही होते हैं, तो उनकी नौकरचार क्या होते, सुस्ती से आ जाते, वो बेचारे ये सोचते किस समय यानी कि छुट्टी का जो समय हो और हम अपने अपने घर जाएं। तो उसमें यशोधर बाबू उन पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए कहते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। वह कहते हैं कि उसमें क्या करते हैं यशोधर बाबू अपने नौकर चाकरों से कि आपके अंदर सुस्ती को देखकर, यानी कि जो समय दिखाने वाली जो घड़ी है ये भी सुस्त हो चुकी है, ये भी समय अच्छे से नहीं बताती, धीरे धीरे चल रही है। इस बात को लेकर वे बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह घड़ी जिसको वे सदा रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, उनको ससुराल में शादी में मिली थी।
वह कहते ये जो घड़ी होती है, जो सदा रेडियो जो समाचार वगैरह आदि जो चीज़ें सुनते हैं, तो वह कहते कि उस समाचारों के अनुसार इसने अपनी घड़ी को कौज के समय को मिलाते हैं, क्योंकि ये घड़ी यशोधर बाबू को कब मिली थी, उसकी शादी बेबी ली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 ईस्वी को हुई थी। तो उनकी बातों से भी ये पता चलता है कि यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी, 6 फरवरी 1947 ईस्वी में हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर को शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी चाहकर कहता है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। तो उस समय एक कर्मचारी उनसे कहते मैनी हैप्पी रिटर्न्स, यानी कि आपकी शादी को 25 साल हो गए, आज क्या है आपकी सिल्वर वेडिंग, यानी कि आपकी शादी सालगिरह है। आज तो शादी की 25 साल पूरी हो गई हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू ने 10-10 के 3 नोट निकाल दिए थे। तो सभी नौकर चाकर और ऑफिस के व्यक्ति क्या होते हैं, इसी पार्टी मांगने के लिए कहते हैं। तो उस समय क्या करते हैं कि जिद पर अपने नौकर चाकर जिद पकड़ लेते हैं। तो यशोधर बाबू सभी को क्या करते हैं, 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में स्वयं शामिल नहीं होते हैं। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पे में वक्त बर्बाद करना किसंदा की परंपरा के विरुद्ध है। तो वह कहते हैं कि मेरे किसंदा बाबू ने मुझे ये चीज़ तो भी सिखाई थी, उनकी परंपरा के अनुसार ये चीज़ें क्या हैं, वक्त यानी कि समय को बर्बाद करने के लिए हैं। तो वह कहते कि उस समय वो स्वयं तो अपनी उस पार्टी में शामिल नहीं होते हैं और अपने नौकरों को क्या करते हैं, वो उस पार्टी करने के लिए वो कहते हैं। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले थे। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे, अल्मोड़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ की रैमचे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा की, पास की। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने किसंदा के घर पर शरण की, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा यानी कि 10वीं की परीक्षा पास करके वो कहाँ पर आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे। और दिल्ली में वो कहाँ रहे थे, किसंदा के घर में रहे थे। उनको जगह रहने के लिए कहीं कोई भी जगह जब नहीं मिली तो किसंदा बाबू ने उसको अपने साथ ही रखा था। किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए भी कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। वहाँ भी वे सभी मिलकर खाना पकाते खाते। जिस समय यशोधर दिल्ली आए उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर किसंदा के यहाँ रसोइया बनकर रही। वे कहते कि यशोधर बाबू जब दिल्ली में सरकारी नौकरी करने के लिए आए थे, उस समय उनकी उम्र नहीं थी सरकारी नौकरी करने के लिए। तो उसमें कुछ समय के लिए जब तक उनकी उम्र नहीं हुई तब तक किसंदा के वहाँ पर उसने रसोइया बनकर काम किया था, यानी कि खाना बनाना वगैरह पकाना आदि का कार्य उन्होंने किया था। बाद में किसंदा ने अपने ही नीचे यशोधर को नौकरी दिलवाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। बाद में फिर किसंदा ने क्या किया था, यशोधर बाबू को अपनी वहाँ पर ही नौकरी दिलवा दी, दफ्तर में ही कार्य। और कुछ समय के पश्चात किसंदा ने यशोधर बाबू को अपने वहाँ पर नौकरी दे दी और दफ्तरी कार्य में ही उनका मार्गदर्शन किया था। क्या आजकल यशोधर बाबू दफ्तर पैदल आने जाने लगे थे। वह कहते कि यशोधर बाबू क्या होती थी, अपने घर से दफ्तर तक जाते थे, रोज क्या करते थे, पैदल आते जाते रहते थे। उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो गए हैं। कि यशोधर बाबू हर रोज क्या करते थे, साइकिल पर अपने दफ्तर में जाते थे, लेकिन उनके बच्चे क्या है, युवा वर्ग के हो चुके थे आज के समय में। यानी कि वह कहते कि साइकिल पर आ जाना जाना उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके बच्चे क्या सोचते थे कि पिताजी स्कूटी ले और उस पर आए जाए। और उसके पिताजी साइकिल पर इसलिए आते जाते थे कि उनके जो घुटने होते हैं वह कहते कि उनमें दर्द वगैरह आदि चीज़ न हो, उनकी कसरत वगैरह भी होती रही।
बच्चे चाहते थे कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को संभाव स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। उसके पिताजी को यानी कि वह स्कूटर की सवारी अच्छी नहीं लगती है, और कार भी वे अभी लेने की स्थिति में नहीं थी। कार तो उनके पास यानी कि वे गरीब थे, लेकिन कार लेने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। स्कूटर लेना उनको अच्छा, स्कूटर पर जाने से अच्छा नहीं लगता था। दफ्तर में से वे आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहां उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। यशोधर बाबू शाम के समय में जब 5:30 बजे जब उनकी छुट्टी होती थी, उस समय जब दफ्तर से अपने घर आते थे तो आते समय वह बिरला मंदिर में जाते थे और वहां पर कीर्तन वगैरह आदि जो चीजें होती हैं वह उनके कीर्तनों को सुनते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे और भगवान के में ध्यान लगाते थे। बच्चों और उनकी पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी, यानी कि उनको मंदिर में जाना, उनके बच्चे और उसकी पत्नी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। बाबा अब आप कोई बूढ़े थोड़ी नहीं हैं। उनके बच्चे उनसे कहते थे कि मंदिर में तो केवल बड़े बूढ़े ही प्रवचनों को सुनने के लिए जाते हैं, आप अभी बूढ़े तो नहीं हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं। इतने ज्यादा व्रत करें। सिद्धांत के धनी किसंदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना के अनुसार कर देते। बिरला मंदिर में पहाड़गंज जाते समय वे घर के लिए साग सब्जी भी खरीद लाते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज की तरफ जाते थे, कुछ ही दूरी पर था, और आते समय वे क्या करते थे, घर के लिए अपना सामान भी खरीद कर, साग सब्जी आदि भी खरीद कर लाते थे। किसी से अगर मिलना भी है तो वे इस समय ही मिलते थे। भले ही उनका दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता, परंतु घर भी 8 बजे से पहले कभी नहीं जाते थे। पहुंचते थे। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती जहाँ पे किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। वह कहते जब वो आते थे उस समय लौटते समय उसकी नज़र कहाँ पड़ती थी, किसंदा की, जहाँ से दिल्ली वो किसंदा के घर में रहे थे। वह कहते कि उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती। तो जिस दिन इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जहां पर कहा थी 6 मंजिला इमारत को बनाया गया था, जहां पर किसंदा रहते थे पहले। यहां से गुजरते समय इसी एरिया की बदलती शक्ल को देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। अब यह सारा गोल मार्केट तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों के स्थान पर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, जो यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती हैं। हमें जो पढ़ा है उसी में से हमारा जैसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है 4th की, यशोधर बाबू दिल्ली कब और क्यों आए थे। यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से क्या की थी, मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, और मैट्रिक की परीक्षा पास करके वे दिल्ली आ गई थी। और दिल्ली आकर के उन्हें कहाँ पर रही थी, वो वहाँ पर उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी की तलाश करनी थी, और वहाँ पर वे किसंदा ने उनकी सहायता की थी। क्यों आए थे, नौकरी करने के लिए आई थी। लेकिन सरकार जब वो वहाँ पे आए तो सरकारी नौकरी की उनकी उम्र नहीं हुई थी, इसलिए यशोधर बाबू के वहाँ पर उन्होंने कार्य किया था। दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किसने की और कैसे। दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किसने की थी, किसंदा ने की थी। किसंदा ने ही यशोधर बाबू को रहने के लिए अपने क्वार्टर ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने मेस रसोइया भी बना लिया था। क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि उसे सरकारी नौकरी के लिए उसकी उम्र नहीं हुई थी, इसलिए उसने क्या किया था, कुछ समय के लिए अपने रसोइये में काम करना पड़ा, और धीरे धीरे उसने अपने ही वहाँ पर उसे नौकरी भी दे दी थी। और यशोधर को 50 रुपये उधार दिए, ताकि उसने कहा कि अपने कपड़े वगैरह सिलवा ले, और कुछ जो पैसे होते हैं अपने बच्चों के पास गाँव में भेज दिए। इसके बाद नौकरी की उम्र होने पर किसंदा ने उसे अपने दफ्तर में ही अपने नीचे नौकरी का लगवा दिया था। यशोधर साइकिल की अपेक्षा दफ्तर क्यों पैदल जाने लगी थी। यशोधर बाबू को साइकिल की अपेक्षा कर दफ्तर पैदल इसलिए जाने लगी क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वह आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, आधुनिक विचारों वाले हैं। उनको उनके पिताजी का साइकिल पर आना जाना उनके पिताजी का अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते थे कि साइकिल पर तो केवल चपरासी लोग ही जाते हैं, नौकर जाते हैं, लेकिन वे सोचते थे कि मेरे पिताजी स्कूटर पर दफ्तर जाएं। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर पर जाना दफ्तर में अच्छा नहीं लगता था, और उनके पास क्योंकि वह बेहुदा सवारी मालूम होती है, लेकिन कार खरीदने के लिए उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे।
यशोधर बाबू ने नई रीत कौन सी अपनाई थी? यशोधर बाबू प्रतिदिन दफ्तर से लौटते समय क्या करते थे? उनकी दफ्तर से 5:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन वो 5:30 बजे जब वहाँ से निकलते तो सीधे बिरला मंदिर जाते थे। वहाँ मंदिर में, उद्यान में, बाग बगीचे यानी कि उद्यान पार्क में बैठ कर के वहाँ पर सभी के प्रवचनों को सुनते थे और साथ साथ में अपने आप ही अपना जो ध्यान होता है भगवान में लगाते थे, प्रभु का ध्यान स्वयं भी करते थे। अपनी आंतरिक शांति के लिए उसने वहाँ पर जाकर उसे एक तरह की शांति महसूस होती है और आत्मिक शांति के लिए वो हमेशा रोज क्या करते थे, उस बिरला मंदिर में जाया करते थे। और ये चीज़ उनके बच्चों और उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। यशोधर बाबू का कौन सा व्यवहार उनके पत्नी तथा बच्चों को बुरा लगता था? अभी बताया था कि यशोधर बाबू को प्रतिदिन उसकी पत्नी और बच्चों को प्रतिदिन मंदिर जाकर के प्रवचनों को सुनना, भगवान में उनका ध्यान लगाना, ये चीज़ उनको बुरी लगती थी। वे कहते थे कि यशोधर कि केवल जो बूढ़े लोग होते हैं वो बूढ़े ही मंदिर में जाया करते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं। आप अभी बूढ़े थोड़ी न जो हर रोज बिरला मंदिर में जाते हो। लेकिन यशोधर बाबू को मंदिर में जाना अच्छा लगता था अपनी आंतरिक शांति के लिए, इसलिए उसकी पत्नी और बच्चों को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों के द्वारा बच्चों में क्या क्यों भिन्नता थी? कि यशोधर बाबू एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थी और प्राचीन मूल्यों में विश्वास रखते थे, किंतु उसकी पत्नी तथा जो बच्चे हैं आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे इनमें अलग, यानी कि वह कहते कि जैसे समाना होता है, जमाने के अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए। पहले कुछ और जमाना था, पहले लोग किस तरह से आते थे, लेकिन अब साइकिल पर आते जाते हो, प्रवचनों को सुनते, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उनकी पत्नी, बच्चों और यशोधर बाबू, केवल यशोधर बाबू तो अपने धार्मिक के विचारों वाले, अपनी परंपराओं के अनुसार, जो बड़े बूढ़े आदि जो उनके होते हैं उनके अनुसार चलते थे, लेकिन ये कहते हैं मॉडर्न जो जमाना आता है उनके अनुसार चलते थे। इसलिए यशोधर बाबू उनके बच्चों और उसकी पत्नी दोनों में आपस में भिन्नता मानी जाती है। तो ये इसके हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन के थे, इनको अच्छी प्रकार से राइट प्लस लर्न होनी चाहिए।